हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग नॉलेज के इस शानदार से यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का इंट्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है। तो थायराइड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट, इट इज़ अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की। इसका जो वेट होता है वो होता है 25 से 30 ग्राम। इसकी जो लोकेशन होती है C5 to T1, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा जो होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है C5 से लगा के T1 तक इसकी लोकेशन होती है। इसकी जो शेप होती है एच शेप बोल सकते हैं आप, एच शेप, या फिर बटरफ्लाई शेप, या फिर हॉर्स शू शेप। यानी कि जो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसकी जो शेप होती है एच आकार की होती है, या फिर बटरफ्लाई के जो क्या बोलते हैं, पंख होते हैं बटरफ्लाई के, उसके समान दिखाई देती है। और हॉर्स शू है। इसके जो लोब होते हैं, थायरॉयड ग्लैंड के टोटल 2 लोब होते हैं। ये थायरॉयड ग्लैंड है। अब ये कैसी दिख रही है आपको, बटरफ्लाई शेप की, एक पंख इस तरफ एक पंख इस तरफ। तो ये वाला जो लोब है इसको बोलते हैं अपन राइट लोब, और ये वाला जो लोब है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट लोब। ये जो लोब होती है इसकी जो साइज होती है वो होती है 5 × 2.5 यानी कि विथ लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। जो लोब होता है इसका, जो एक लोब की बता रहा हूँ मैं, है ना, 5 सेंटीमीटर इसकी विड लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो दोनों लोब को कनेक्ट करके रखती है, इसका नाम है isthmus. Isthmus is a structure which is present between the two lobes and that connect them. इसकी जो साइज होती है 1.25 × 1.25, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो अगर मैं यहाँ से मापना चाहूँ तो 1.25, यहाँ से मापना चाहूँ तो भी 1.25 आएगी। ये जो कलर होते हैं, या फिर जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके लोब के जो कलर होते हैं वो होते हैं ब्राउनिश कलर एंड ये हाईली वस्कुलर होती है ना, हाईली वस्कुलर ग्लैंड होती है। हाईली वस्कुलर ग्लैंड का सीधा सा मतलब यही है कि इसमें रिचेस्ट अमाउंट ब्लड सप्लाई, सबसे ज़्यादा जितनी भी ग्लैंड है उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसमें ब्लड सप्लाई होती है। अब हम देखते हैं कि जो ये थायराइड ग्लैंड जो होती है ये अंदर से कैसी होती है। थायराइड ग्लैंड इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड का एक छोटा सा हिस्सा अगर काट लूँ, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है। अगर इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा निकाल के देखना चाहूँ तो कैसा दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो होती है कैपिलरीज होती है, और ये जो इसके अंदर कुछ सेल होती है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। जो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो उसके आसपास भी सेम एज इट इज ऐसी स्ट्रक्चर होगी, यानी कि बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी मिलेगी, यानी कि सेल बहुत सारी बनती है तभी बनाएगी ना ग्लैंड वगैरह ये। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है पास में, इसका जो नाम है उसको बोलते हैं अपन फॉलिकुलर सेल। और इसके सराउंडिंग भी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल, कौन सा, पैराफोलिकुलर
सेल, जो पैराफोलिकुलर सेल होती है, इसका दूसरा नाम इट इज़ ऑल्सो नोन है सी सेल। सी सेल क्या बोलते हैं इसको, सी सेल भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर थी, इसका नाम था कैपिलरीज। और इसके अंदर का जो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कोलोइड। तो आप, आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। और इसमें एक मुख्य जानकारी ये होती है कि जो फॉलिकुलर सेल जो होती है, ये सिक्रेट करती है T3 एंड T4। और जो पैराफॉलिकुलर सेल जो होती है, वो सिक्रेट करती है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, उसका सीधा सा एक्शन यही होता है कि इट डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। ये सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है। तो भाई साहब, सीरम कैल्शियम लेवल होता कितना है, 8.5 टू 10.1 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। अगर ये सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 85 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, उसका सीधा सा काम यही है कि जो कैल्शियम का लेवल है, उसको कम करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कि जो ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो थायराइड हार्मोन बनाती किस तरह है, मतलब फिजियोलॉजी क्या होती है हार्मोन बनने की, फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जो हमने अभी जो सेल पढ़ी थी इसकी, तो ये जो होती है उसकी कैपिलरीज होती है। सेल के सराउंडिंग जो अभी कैपिलरीज हमने जो देखी थी, वो कैपिलरीज है, जो सेल के सराउंडिंग पाई जाती है। और इसके पास में होते हैं, कौन सी सेल पड़ी थी, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स जो होती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और जो फॉलिकुलर सेल जो होती है, उसके अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गई कैपिलरीज। और ये पैराफॉलिकुलर, सॉरी फॉलिकुलर सेल। और जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो टायरोसिन, एक चाहिए टायरोसिन, और एक दूसरा चाहिए आयोडीन। टायरोसिन जो आता है, उसके 123 मॉलिक्यूल होते हैं, कितने, 123 मॉलिक्यूल। और आयोडीन सिंगल होता है। जब भी ये टायरोसिन जो हार्मोन जो होता है, 123 जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी कैपिलरी से क्रॉस करते हुए फॉलिकुलर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास होके जाएंगे, तब ये सिंथेसिस या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होंगे, थायरोग्लोबुलिन। और ये जो आयोडीन जो होता है, वो कैपिलरीज में आएगा सबसे पहले। कैपिलरी से पॉलीकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्रिया करता है। ऑक्सीडेशन होने से आयोडीन का सिंथेसिस होता रहता है ना, सिंथेसिस ऑफ आयोडीन। तो ये सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर बन गई है। अगर एक थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल मैं अगर दोनों को मिला दूं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना, थायरोग्लोबुलिन और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल अगर मैं मिला दूं, तो क्या बनेगा, मोनो, मोनो यानी कि सिंगल, आयोडो, आयोडो यानी कि आयोडीन, थायरोनिन, थायरोनिन यानी कि टायरोग्लोबुलिन, थायरोनिन। अगर मोनो आयोडोथायरोनिन जो होता है, ये टायरोग्लोबुलिन और आयोडीन के मिलने से बन जाएगा। अगर मैं आयोडीन के दो मॉलिक्यूल ले लूँ, आयोडीन, आयोडीन प्लस एक थायरोग्लोबुलिन, तो बनेगा डाई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, यानी कि दो मॉलिक्यूल तो मैंने इसके ले लिया आयोडीन के, और एक मॉलिक्यूल ले लिया थायरोग्लोबुलिन का। तो अगर इन दोनों को मिलाना चाहूँ तो डाई आयोडोथायरोनिन बनेगा।
और मोनो आयोडोथायरोनिन, अगर मैं मोनो आयोडोथायरोनिन और डाई आयोडोथायरोनिन दोनों को मिला दूँ तो हमारा हार्मोन बनेगा T3। ठीक है। और जो डाई आयोडोथायरोनिन होता है, डाई आयोडोथायरोनिन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके अगर मैं दो दो मॉलिक्यूल अगर निकाल दूँ तो बनेगा T4। तो T3 और T4 कुछ इस तरह से बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो ये थायराइड हार्मोन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो फिजिकल ग्रोथ, दूसरा मेंटल ग्रोथ। अब मेंटल ग्रोथ में कैसे हेल्पफुल है वो देख लेते हैं। जो ये थायराइड जो हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, जब भी कोई बच्चा होता है उसका बर्थ, एट बर्थ जो न्यूरॉन होते हैं बच्चों में, जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं या फिर अनमाइलिनेटेड, उसको माइलिनेशन करने का काम करते हैं। न्यूरॉन माइलिनेशन, न्यूरॉन माइलिनेशन का काम करता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की श्वान सेल, ये जो सेल्स होती हैं इसके ऊपर जो माइलिनेशन का काम करता है वो थायराइड हार्मोन होता है। अगर किसी वजह से ये थायराइड हार्मोन नहीं है बच्चे में और न्यूरॉन का माइलिनेशन नहीं हुआ है, और माइलिनेशन एक लेयर होती है न्यूरॉन के ऊपर। मान लीजिए कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ तो डायग्राम पे ध्यान मत देना। तो जो एक न्यूरॉन न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इंसुलेटरी लेयर, जो मैसेज को ट्रांसफ़र कराने में हेल्पफुल होती है, माइलिनेशन का काम करती है। अगर ये लेयर बच्चे में अगर एब्सेंट हो जाए या फिर थायराइड हार्मोन बना ही नहीं, थायराइड हार्मोन बनेगा नहीं तो न्यूरॉन का माइलिनेशन नहीं होगा। न्यूरॉन का माइलिनेशन नहीं होगा तो बच्चा होगा मेंटल रिटार्डेशन का। किस चीज़ का, मेंटल रिटार्डेशन का, यानी कि उसका आईक्यू कम होगा। डेली अपन जो एक्टिविटी करते हैं लाइफ में वो सारी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाएगा। अगर यही थायराइड हार्मोन थायराइड हार्मोन अगर एडल्ट में बढ़ जाए तो क्या होगा, या फिर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, या डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा। थायराइड हार्मोन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, उसकी बॉडी में उसको फुल एनर्जेटिक फील होगा और उसको सोने नहीं देगा, कुल मिला के इंसोम्निया हो जाएगा, सोने में दिक्कत आ जाएगी। अगर वही थायराइड हार्मोन अगर कम हो गया तो बॉडी लिथार्जी हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जो ग्रोथ हार्मोन, सॉरी थायराइड हार्मोन जो कम हो जाएगा, इसके कारण बढ़ने में इंसोम्निया हो जाएगा। और वही हार्मोन अगर कम हो जाता है थायराइड हार्मोन, तो इसके कारण होगा सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का मतलब ये है कि उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। फिजिकल ग्रोथ के बाद आइए अब देखते हैं कि, सॉरी मेंटल ग्रोथ के बाद अब हम देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ में थायराइड हार्मोन कैसे हेल्पफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जीआईटी में किस तरह से काम करता है। जीआईटी में जीआईटी में अगर ये थायराइड हार्मोन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। थायराइड हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। थायराइड को, सॉरी जो ये ग्रो, एक मिनट ना, जो थायराइड जो हार्मोन होता है ये करता क्या है जीआईटी में कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये जो थायराइड जो हार्मोन होता है ना, थायराइड हार्मोन जो होता है वो नॉर्मल जीआईटी में जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी यानी कि जीआईटी में जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उन सभी को बढ़ाने का काम करता है। अगर जीआईटी में मूवमेंट बढ़ जाएंगे तो खाना बॉडी में ज़्यादा रहेगा नहीं, तो इसके कारण डायरिया हो जाएगा। अगर यही मोबिलिटी अगर जीआईटी में कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वाटर का री एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, रिटेंशन नहीं होगा, उसके कारण, है ना। अगर मैं हार्ट की बात पे आ जाऊँ, हार्ट में किस तरह से काम करेगा थायराइड हार्मोन, तो की हार्ट रेट बढ़ा देगा, यानी कि टेकिकार्डिया कर देगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा,
और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने का काम करता है। जीएटी का मैंने बता ही दिया आपको। विटामिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, विटामिन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो एडिपोज टिश्यू से ब्लड में ले जाता है, यानी ब्रेकडाउन करता है, जिसके कारण क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होने से क्या होगा, मसल ग्रोथ हो जाएगी। क्या होगा, मसल ग्रोथ। इसके बाद आ जाता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और थर्ड है फैट। फैट जो होता है वो एनर्जी देने का काम करता है हमें ना। फैट अगर एडिपोज टिश्यू में जाता है, एडिपोज टिश्यू में जाने के बाद में क्या, वो एनर्जी देने में सहायता करता है। जब भी थायराइड हार्मोन अगर जब बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन बढ़ गया, इसका मतलब जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ गई। जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ गई यानी कि इसका वर्कलोड बढ़ गया, खाना जल्दी रहेगा नहीं, डायरिया होगा। डायरिया होने से क्या होता है कि वेट लॉस हो जाएगा। यहीं अगर थायराइड हार्मोन कम हो गया यानी कि जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाएगी। जीआईटी की मोटिलिटी कम होने से कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होने से इसका होगा वेट गेन, हाइपोथायरॉयडिज्म में लिख देना आप एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है ना। एरो मैं आपको लिख के समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में हीट को कैसे रेगुलेट करेगा। थायराइड जो हार्मोन होता है वो हीट रेगुलेशन में कैसे हेल्पफुल होता है। थायराइड हार्मोन अगर बढ़ गया तो कर देगा हीट इंटॉलरेंस, यानी कि गर्मी सहन नहीं होगी। और अगर कम हो जाता है तो कोल्ड इंटॉलरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी लग जाएगी। जो भी होगा, जिसका भी थायराइड बढ़ा हुआ होगा या कम हुआ होगा तो ये कंडीशन देखने को मिल जाएगी। हीट इंटॉलरेंस यानी कि हीट अगर बढ़ गई तो क्या होगा, स्वेट ग्लैंड के सीक्रेशन बढ़ जाएंगे। स्वेट ग्लैंड सीक्रेशन बिकम इंक्रीज्ड। तो ये थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद में हमने फंक्शन पढ़े, थायराइड के स्ट्रक्चर पढ़ी, कौन सी सेल होती है, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्लैंड जो हैं वो हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होती है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड is situated in posterior to thyroid gland। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश। इसका वेट कितना होता है, कितना वेट होता है इसका, 25 से 50 ग्राम। ये 2 ग्राम नहीं, सॉरी, mg होता है, 25 से 50 mg। ईच लोब या ईच पोल बोल सकते हैं, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड है, ये पीछे का एरिया है। सॉरी, डायग्राम सही नहीं बना, वापस समझाता हूँ। मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है तो इसके टोटल 4 लोब होंगे, 4 लोब होते हैं। ये सिंपल से अगर एक स्ट्रक्चर अगर निकाल के देखना चाहें तो जो थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें 4 लोब हो जाएंगे, यानी कि एक लोब हो जाएगा 25 से 50 मिलीग्राम का। तो चारों को अगर काउंट करना चाहूँ मैं तो 200 मिलीग्राम का हो जाएगा। इसकी जो साइज होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वो होती है 6x4x2। ये हमने नापते हैं लेंथ, वेथ एंड थिकनेस, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई।
आइए देखते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड इंटरनल स्ट्रक्चर। पैराथायरॉयड ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को जाए तो इसमें दो प्रकार की सेल दिखेगी। एक होती है चिप सेल, एक होती है ऑक्सीपियल सेल। ऑक्सीपियल सेल नॉन सिक्रेटरी सेल होती है। नॉन सिक्रेटरी सेल कुछ सिक्रेशन करने का काम नहीं करेगी। चिप सेल जो होती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करने का काम करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन। पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बोले तो हम इसको और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि पैराथार्मोन। पैराथार्मोन इसको कंबाइनली बोल सकते हैं। पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। तो जो ये हार्मोन होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन के, तो इसको पढ़ने के लिए हम दो चीज़ होती है जो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर हम कैल्सिटोनिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों के फंक्शन अगर कंबाइनली एक साथ में देखना चाहें तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं आपको एक साथ में ही बता देना चाहता हूँ। ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन। दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ बना था? थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड में कौन सी सेल? पैराफोलिकुलर सेल में बना था, है ना। तो ये ब्लड में कैसे फंक्शन करेगा? ब्लड में जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। यहीं पे अगर कैल्सिटोनिन हार्मोन के बारे में देखें तो ये डिक्रीज कर देता है सीरम कैल्शियम लेवल को। दूसरा, जीआईटी में जाना चाहे, जीआईटी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड। और कैल्सिटोनिन जीआईटी में इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करा देता है। डिक्रीज जीआईटी एब्जॉर्प्शन। किडनी में देखें तो किडनी में इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन यानी कि बोन से निकाल के बाहर ले लेता है ना। और यहाँ पे कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम का एक्सक्रिएशन कराता है, बॉडी से आउटसाइड फेंक देगा। बोन में आ जाए तो बोन में कैसे फंक्शन करेगा? ये हमारे बोन की ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी कि बोन जो होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ये करता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज यानी कि ब्लड में से निकाल कर बोन में डाल देता है, और ये बोन में से निकाल कर ब्लड में डाल देता है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो दोनों हार्मोन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ब्लड में पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, ये कम कर देता है कैल्सिटोनिन। जीआईटी में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ये जीआईटी में एब्जॉर्प्शन कम करा देता है। किडनी में इसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कहाँ? डीसीटी एंड सीटी। डीसीटी और सीटी किडनी के जो पार्ट होते हैं उसमें, और ये कैल्शियम का एक्सक्रिएशन करवा देता है कैल्सिटोनिन जो, सॉरी यहाँ पे मैंने सेल लिखा है, यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे हार्मोन लिखना आप। और जो बोन है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है कि जो बोन की सेल होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो बोन का ब्रेक डाउन कराती है, यानी कि बोन में फॉर्मेशन नहीं होने देती है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट बोन के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। तो आशा है आज के दो ग्लैंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।